हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें। अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन का कोई गारंटी नहीं कि कब खुलेगा, कब आप लोगों की पढ़ाई स्कूल में रेगुलर होगी। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, आपका स्कूल लगातार प्रयास कर रहा है कि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दी जा सके, आपका कोर्स पढ़ाया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों को बता रखा था वैद्युत क्षेत्र क्या है। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये सारी चीजें बता दी गई थी। वैद्युत बल रेखाएं भी बता दी गई थी, आप लोगों के दिमाग में होगा। आज वैद्युत फ्लक्स क्या है ये आप लोग जानेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि अब आप लोग ध्यान देंगे, पूरा कंसंट्रेशन बनाएंगे। वैद्युत फ्लक्स क्या है, तो अगर मान लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं अगर कहीं पर है, किसी फील्ड में है, वैद्युत बल रेखाएं किसी फील्ड में है, कहीं पर है, वहां पर अगर कोई एक काल्पनिक पृष्ठ आप खींच दीजिए। काल्पनिक पृष्ठ इरेगुलर भी हो सकता है या जो है रेगुलर भी हो सकता है। इरेगुलर का मतलब अंटरनम आप देख रहे होंगे, और रेगुलर का मतलब कि कोई एक शेप बढ़िया सा बना है, ठीक है। तो कोई भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने जो है अनियमित सतह लिया है, तो एक जो है काल्पनिक पृष्ठ अगर हम खींचे, एक काल्पनिक पृष्ठ अगर हम बनाए इसमें, इस वैद्युत बल रेखाओं के बीच में, तो इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं निकलती हैं, इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं निकलती हैं, उन बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि यहां पर जो है तमाम तरह के वैद्युत बल रेखाएं हैं यहां पे, और उसमें ये जो है ये आपका पैड ले जाके रख दिया है। तो वैद्युत बल रेखाएं यहाँ पे बनी हुई हैं, यहाँ पे पूरे स्पेस में देखिए, पूरे स्पेस में वैद्युत बल रेखाएं क्या है, बनी हुई हैं। यहाँ आप कल्पना करिए, इसके ऊपर से भी वैद्युत बल रेखा जा रही है, इसके नीचे से भी जा रही है, बगल से भी, और इसके पृष्ठ से भी होके जा रही है, पृष्ठ से भी होके आर पार जा रही है। तो इस पृष्ठ से, यानी कि अब ये हो गया आपका एक काल्पनिक पृष्ठ। किस में रख दिया आपने, तो जहां पर वैद्युत बल रेखाएं चल रही हैं वहां पर आपने इसको रख दिया, तो ये हो गया आपका काल्पनिक पृष्ठ। अब इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं गुजरेंगी, उन बल रेखाओं की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए, परिभाषा हमने लिख रखा है, वही चीज, ये एक तरह की भौतिक राशि है जिससे हम किसी सतह से गुजरने वाली कुल वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को, वैद्युत क्षेत्र रेखा कहिए या बल रेखा कहिए, एक ही बात है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को दर्शाते हैं। अभी आपने देखा कि विद्युत क्षेत्र रेखा कितनी गुजर रही है इस पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र रेखा इस पृष्ठ से कितनी गुजर रही है, उन रेखाओं को दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। या एक परिभाषा और आप बना सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, तो ये एक तरह की वैद्युत क्षेत्र ही कहलाएंगी। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, ये आपका काल्पनिक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स, इस पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली, यानी इस पृष्ठ से गुजरने वाली, देख लीजिए ये सब के सब इसी पृष्ठ से गुजर रही हैं, इस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, ये क्या है भाई, बल रेखा है, बल रेखाओं की संख्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा भी कह सकते हैं, रेखाओं की संख्या की माप होती है, यानी कितनी बल रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर गई, उसकी क्या होती है, माप होती है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, फाई ई से डिनोट करते हैं। आपके जो है एनसीईआरटी की बुक में ये सिर्फ हो सकता हो कि फाई लिखा हो,
ई ना लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। फाई ई भी हम इसका नोटेशन बनाते हैं, फाई ई भी इसका नोटेशन होता है, से प्रदर्शित करते हैं। अब जो है, अब मान लीजिए कि ये जो काल्पनिक पृष्ठ हम लोगों ने ले रखा है, यही चीज लिखा भी गया यहाँ पे, माना एक असमान वैद्युत क्षेत्र है। असमान वैद्युत क्षेत्र आप देख ही रहे हैं, इसके पहले हमने बताया था असमान वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत बल रेखाएं कहीं पर सघन होंगी तो कहीं पर क्या होंगी, विरल होंगी, यानी कि दूर दूर होंगी तो कहीं पर पास पास होंगी, तो उनको क्या कहेंगे, असमान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो ये असमान वैद्युत क्षेत्र बन ही रहा है, देख रहे हैं। तो असमान वैद्युत क्षेत्र है मान लिया, और जिसमें एक काल्पनिक पृष्ठ स्थित है। ये एक काल्पनिक पृष्ठ इसमें मान लिया कि स्थित है, इसमें काल्पनिक पृष्ठ है। इस पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ अवयव, अब इस पृष्ठ का एक छोटा सा पृष्ठ अवयव क्या है भाई, डीए है, जिसका क्या नाम दिया गया, देख लीजिए, डीए नाम दिया गया। डीए है इस पृष्ठ का क्षेत्रफल वेक्टर। अब कल हमने बताया था क्षेत्रफल वेक्टर, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। तो इस पृष्ठ के ठीक लंबवत होगा क्षेत्रफल वेक्टर, चूंकि 3D है तो देख लीजिए ये जो है इस पृष्ठ के ये लंबवत, ये क्या हो गया, क्षेत्रफल वेक्टर हो गया डीए का। और विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। विद्युत क्षेत्र की दिशा देख लीजिए, ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा या बल रेखा जो चल रही है उसी की दिशा में क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो देख लीजिए इस लाइन पे विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और इसके ठीक परपेंडिकुलर, ठीक लंबवत, यानी कि ठीक लंबवत ये डीए क्या होगा, इसका क्षेत्रफल वेक्टर होगा इस पृष्ठ का। तो है, ये सब मान लिया गया है। तो इस पृष्ठ पर इस पृष्ठ अवयव से होकर, यानी कि इस पृष्ठ अवयव से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अब सबसे पहले बड़े वाले पृष्ठ से नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये इरेगुलर है, असमान है, ये देख लीजिए, ठीक है। तो अब ये एक छोटा सा इसका अवयव ले लिया, अब इससे गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं को देखेंगे, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को देखेंगे या बल रेखाओं को देखेंगे कि ये क्या है, तो इनकी संख्या क्या कहलाती है भाई, वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो देखिए गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या अर्थात वैद्युत फ्लक्स, उसी को वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। वैसे तो हमने कहा कि फाई ई होता है नोटेशन इसका, लेकिन एक छोटा सा पृष्ठ है, एक छोटा सा हिस्सा, तो छोटा सा हिस्सा होगा तो उससे गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी, छोटी होगी। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, डी फाई ए इज इक्वल टू, अब देखिए ये होगा क्या कि ये डीए यानी कि क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र के जो है डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि डॉट प्रोडक्ट के बराबर क्यों होगा, तो जैसा कि मान लीजिए कि अगर हम जो है बात करें एक क्षेत्र की, मान लीजिए कि एक क्षेत्र है और इससे बल रेखाएं निकल के जा रही हैं, मान लीजिए कि 4 बल रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। तो बल रेखाएं मान लीजिए कि ये बल रेखाएं हैं, यानी कि विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो ये बल रेखाओं पे डिपेंड करता है विद्युत क्षेत्र की कितना प्रबल होगा, ठीक है। ये बल रेखाएं जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा। और ये पृष्ठ कितने पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं, तो आप देख सकते हैं कि जब हम लोग को फ्लक्स देखना होगा तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसके क्षेत्रफल में हमको क्या करना पड़ेगा, वैद्युत क्षेत्र से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो डॉट प्रोडक्ट, ये वेक्टर क्वांटिटी है दोनों, इसलिए डॉट प्रोडक्ट लिया गया है। तो डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट क्या हो जाएगा, डीए। अब आइए, ये तो छोटा सा अवयव इसका है, इस क्षेत्रफल का। अब ये पूरे क्षेत्रफल पर कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, ये आइए देखते हैं क्या होगा। तो अब जो है अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या क्या होगी, बल रेखाओं की संख्या अर्थात संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मतलब इस पृष्ठ पर कितना वैद्युत फ्लक्स है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या होगी। तो अब वो कैसे निकलेगा, तो एक छोटा सा अवयव के लिए आप लोगों ने निकाल रखा है, इसके पहले पढ़ा होगा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में कि जो है छोटे से अवयव के कारण अगर हम निकाल दें और बड़े से अवयव के कारण, पूरे पृष्ठ के कारण अगर निकालना हो, पूरे पृष्ठ पर अगर वैद्युत फ्लक्स निकालना हो या कुछ भी निकालना हो पूरे पृष्ठ के कारण, तो क्या करते हैं भाई, इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है यानी समाकलन। तो समाकलन का मतलब होता है जोड़। क्या होता है मैथ में, समाकलन का मतलब समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़, यानी कि जोड़ना। तो अब देखिए ये एक पार्ट है, ऐसे ही एक पार्ट और ले लीजिए, ऐसे ही एक पार्ट और लीजिए, यानी कि इसी के बराबर बराबर पार्ट में क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए और सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो उसी को बोलते हैं क्या, समाकलन करना। तो इसका मतलब एक छोटा सा पार्ट निकल गया, अगर हम समाकलन कर दें तो पूरे पृष्ठ का निकल जाएगा, ठीक है। तो पूरे पृष्ठ का देख लीजिए, अगर डी फाई ई का अगर इंटीग्रेशन करें
तो मैथ वाले जो है बेहतर समझेंगे और मैं बायो वालों को भी समझाने का प्रयास करूंगा। इंटीग्रेशन जैसे मान लीजिए कि अगर dx है तो dx का इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो ये जो वेरिएबल है यही हो जाता है x। अगर मान लीजिए कि dp है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, p हो जाता है। तो ऐसे ही यहां पर अगर आप देखेंगे d फाई e है, d फाई e, तो d फाई e का जब आप करेंगे d फाई e का, तो अब जरा आप बता दीजिए कि d फाई e का क्या हो जाएगा भाई, आप सोच के देखिए। d फाई e का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई e होगा सिर्फ, ठीक है। यानी कि ये संपूर्ण पृष्ठ, तो वही लिखा गया फाई e इज इक्वल टू इसका देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और ये चूंकि यहाँ पे ए लगा हुआ है, यानी कि सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पृष्ठ समाकलन बोलते हैं। यानी कि हम किसका समाकलन कर रहे हैं, पृष्ठ का समाकलन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना मान लेंगे भाई, ए मान लेंगे। तो ये पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि देखिए ये ई और डीए के बीच कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, थीटा कोण पर है ये, मान लीजिए। तब क्या होगा भाई, ई और डीए के बीच का कोण कितना बन रहा है, थीटा। तो थीटा हो तब क्या करेंगे तो अब देखिए फाई ई इज इक्वल टू, ये चीज लिखा गया, फाई ई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए आप कहेंगे कि ये कैसे, तो जो है इसके पहले पढ़ा होगा वेक्टर में, अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो तो हम क्या लिखते हैं भाई, ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। ये याद करके देखिए कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या करते हैं, उसका मल्टीप्लाई और प्लस और उसका मल्टीप्लाई इनटू क्या होता है, कॉस थीटा। तो यही रूल यहां भी लगाएंगे, देख लीजिए यहां भी यही है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इसका ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा और इंटीग्रेशन लगा हुआ है। अब इसके आगे जो है, इसके आगे देखिए ये फाई ई इज इक्वल टू, अब इसमें से कौन सा कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो देखिए ई कांस्टेंट है, आप कहेंगे कैसे ई कांस्टेंट है, तो देखिए ये जो वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है ये क्या है, ये उतना ही है, ये घट बढ़ नहीं रहा है। हम जो है किसको घटा बढ़ा सकते हैं भाई, इस सरफेस को घटा बढ़ा सकते हैं। जो हम पृष्ठ लिए हैं उस पृष्ठ को हम घटा बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। लेकिन ये जो पहले से विद्युत क्षेत्र बना हुआ है उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते, तो ये कांस्टेंट है। यानी कि इसमें तब क्या कांस्टेंट है भाई, ई कांस्टेंट है, ठीक है। और क्या कांस्टेंट है, कॉस थीटा कांस्टेंट है, ठीक है। तो ई और कॉस थीटा को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो बचा क्या, डीए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए, तो अब देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इंटीग्रल है डीए। तो सरफेस इंटीग्रल का मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल, पूरे पृष्ठ का, तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने कितना मान रखा है, ए। तो यहां लिखा भी हुआ है, यदि पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना हो, ए हो, तो अब इसका मतलब क्या होता है, संपूर्ण क्षेत्रफल। ये छोटा छोटा पार्ट जोड़ते जाएंगे तो पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा। तो इसके जगह पे क्या लिख देंगे भाई, ए। अब देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अब ये इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिख लीजिए, तो ये लिख सकते हैं ई डॉट ए कॉस थीटा। तो ये आपका फाई ई का फार्मूला निकल के आ गया, ई ए कॉस थीटा।